नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर डार्सी, बिंगले और मिस डार्सी तीनों एलिजाबेथ और उनके मामा मामी से मिलने लैम्पटन आते हैं, जिसके बाद वो उन्हें पेम्बरले आने का न्योता देते हैं। और न्योते में मिस्टर गार्डनर, मिसेस गार्डनर यानी एलिजाबेथ के मामा मामी और एलिजाबेथ पेम्बरले जाते हैं, जहाँ एलिजाबेथ की मुलाकात मिस बिंगले से भी होती है। हालांकि वो खासा अच्छी नहीं जाती, लेकिन डार्सी की नज़र में उसकी अहमियत थोड़ी बढ़ जाती है। अब आगे भाग 18। एलिजाबेथ को काफी ज्यादा निराशा हुई थी जब लैम्पटन पहुंचने पर उसे जेन का कोई भी खत नहीं मिला, और ये निराशा हर सुबह फिर से ताजा हो जाती थी जब तक कि वो वहां रुकी रही। लेकिन तीसरे दिन उसकी शिकायत खत्म हो गई और जेन ने अपनी सफाई दे दी, क्योंकि एक साथ उसके 2 खत आए, जिनमें से एक पर लिखा था कि वो गलती से कहीं और भेज दिया गया था। एलिजाबेथ को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जेन ने पता कुछ ज्यादा ही उलझा सा लिखा था। वो लोग बस बाहर घूमने की तैयारी में ही थे कि खत आ गए। उसके मामा मामी ने उसे अकेले शांति से पढ़ने के लिए छोड़ दिया और खुद टहलने निकल गए। जो खत गलती से कहीं और गया था, उसे सबसे पहले देखना जरूरी था। वो 5 दिन पहले लिखा गया था। उसकी शुरुआत में उनके छोटे मोटे प्रॉपर्टीज और आसपास की खबरें थीं, लेकिन दूसरी आधी लाइनें जो एक दिन बाद की थीं और साफ साफ बेचैनी में लिखी गई थीं, कुछ बहुत जरूरी बात बताती थीं। जेन का लेटर जो कि एलिजाबेथ पढ़ती है। ऊपर जो लिखा है उसके बाद मेरी प्यारी लिज्जी, कुछ ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और फिर सीरियस भी है। लेकिन देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। हम सब ठीक हैं। जो मैं बताने जा रही हूँ वो लीडिया से जुड़ा है। कल रात ठीक 12 बजे एक एक्सप्रेस मैसेज आया, जब हम सब सो चुके थे। कॉलोनल फॉस्टर्स ने भेजा था, ये बताने के लिए कि लीडिया उसके किसी ऑफिसर के साथ स्कॉटलैंड भाग गई है। सच बताऊं तो वो विक्रम है। सोचो हमारी हालत। किट्टी को ये उतना चौंकाने वाला नहीं लगा जितना हमें। मैं तुम्हें सच बताऊं तो बहुत बहुत दुखी हूं। दोनों की तरफ से बहुत ही इमेच्योर डिसीजन था, लेकिन मैं अब भी उम्मीद कर रही हूं कि विक्रम के बारे में जो भी सुना गया हो, शायद वो सब गलत हो। वो लापरवाह और इम्पल्सिव हो सकता है, ये तो मान सकती हूं, लेकिन इस कदम से, और मानो या ना मानो, वो पूरी तरह से बुरा इंसान नहीं लगता। कम से कम उसने लीडिया को पैसों के लिए तो नहीं चुना, क्योंकि वो जानता है कि पापा उसे कुछ नहीं दे सकते। प्यारी लिज़ी, हमारी माँ बहुत टूट गई है। पापा थोड़ा बेटर संभाल पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हमने उन्हें विक्रम के बारे में जो कुछ कहा गया था वो सब नहीं बताया। खैर, हमें खुद भी अब भूल जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग शनिवार रात 12 बजे के आसपास भागे होंगे, लेकिन उन्हें कल सुबह 8 बजे तक मिस नहीं किया गया था। उसके बाद एक्सप्रेस भेजी गई। मेरी प्यारी लिज्जी, शायद वो लोग हमारे घर से सिर्फ 10 मील की दूरी पर से गुजरे। कॉलोनल ने तो ये तक बताया कि वो खुद यहाँ आने वाले हैं। लीडिया ने अपने लिए कुछ लाइनें छोड़ी हैं, जिसमें अपने प्लान के बारे में लिखा है। अच्छा, मैं अब ये लेटर यहीं रोक रही हूँ। माँ की हालत ऐसी है कि ज़्यादा देर उनसे दूर नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब ठीक से पढ़ भी पाओगी या नहीं। मैंने खुद नहीं समझा कि मैंने क्या लिख डाला है। एलिजाबेथ ने खुद को सोचने का समय भी नहीं दिया, और जैसे ही उसने ये लेटर खत्म किया, तुरंत दूसरा वाला उठा लिया। बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि बस खोला और पढ़ने लगी। ये लेटर 1 दिन बाद लिखा गया था। अब तक मेरी प्यारी बहन, तुम्हें मेरा पिछला लेटर तो मिल ही गया होगा। मैं चाहती हूँ ये वाला थोड़ा क्लियर हो, लेकिन वक्त की कमी नहीं होते हुए भी मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ है कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या लिख रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, और मैं इसे टाल नहीं सकती। विक्रम और हमारी बेचारी लीडिया की शादी अगर होती भी तो वो बहुत बेवकूफ़ी वाला रिश्ता होता, लेकिन अब तो हमें डर है कि उन्होंने शादी ही नहीं की। कॉलोनल फॉस्टर कल आए थे, ब्रिक्टन से चले थे।
एक्सप्रेस मैसेज के बस कुछ घंटों बाद लीडिया ने मिसेस फॉस्टर्स के लिए छोड़ी अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो ग्रेटना ग्रीन जा रहे हैं, लेकिन डैनी ने कुछ ऐसा लिखा जिससे लगा कि विक्रम का कभी भी वहां जाने का इरादा नहीं था और ना ही शादी का। ये बात तो कर्नल फॉस्टर तक पहुंची और वो तुरंत डर गए और तब से उन्हें ट्रैक करने निकल पड़े। वो लोग क्लैपहम तक तो आसानी से ट्रेस हो गए, लेकिन वहां पहुंचते ही वो हैकने कोच में चले गए और जो गाड़ी उन्हें एप्सम से ले आई थी उसे भी भेज दिया गया। उसके बाद बस इतना पता चला कि वो लोग लंदन की तरफ बढ़े थे। लंदन के उस तरफ हर जगह इंक्वायरी करने के बाद कर्नल हर्टफोर्डशायर पहुंचे। हर टोल गेट और बार्नेट हार्टफील्ड के हर इंच पर पता किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर वो लॉन्गबर्न आए और बहुत ही दिल से हमें ये सब बताया। मैं उनके और मिसेस फॉस्टर्स के लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। जी, हमारा दुख बहुत बड़ा है। पापा और माँ को तो बहुत बुरा शौक लगा है, लेकिन मैं विक्रम को इतना बुरा भी नहीं मान सकती। हो सकता है कुछ वजहों से उनकी शादी टाउन में प्राइवेटली करने का प्लान बनाया हो, और अगर मान भी लें कि उसका ऐसा कोई इरादा भी था, तो क्या लीडिया इतनी नेव है कि सब भूल गई? मुमकिन नहीं। मुझे दुख है कि कॉलोनल को उनकी शादी पर भरोसा नहीं है। जब मैंने अपनी उम्मीद जाहिर की तो उन्होंने सिर हिला दिया और कहा कि विक्रम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ बहुत बीमार है लिज्जे, अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही। अगर थोड़ी हिम्मत कर पाती तो शायद उन्हें थोड़ा आराम मिलता, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं लग रहा। और पापा, मैंने उन्हें कभी इतनी तकलीफ में नहीं देखा। बेचारी किट्टी को भी डांट पड़ी है क्योंकि उसने उनके रिलेशन के बारे में चुप्पी रखी, लेकिन वो एक सीक्रेट था और हम हैरान नहीं हैं। मैं सच में बहुत खुश थी लिज्जी कि तुम इन सारी परेशानियों से बची हो, लेकिन अब जब पहला झटका निकल चुका है, क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझे तुम्हारे लौटने का बहुत मन कर रहा है? मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हें फोर्स करूँ। अगर मुश्किल है तो ठीक, लेकिन मैं फिर से पेन उठाकर वो करने जा रही हूँ जो थोड़ी देर पहले कहा था कि नहीं करूँगी। लेकिन हालात ऐसे हैं कि तुम सबको यहाँ जल्दी बुलाना ही पड़ेगा। मुझे मामा मामी को इतनी अच्छी तरह से जानने का भरोसा है कि मुझे ये कहते हुए डर नहीं लग रहा, बल्कि मामा से तो मुझे और भी मदद चाहिए। पापा अभी कर्नल फॉस्टर के साथ लंदन जा रहे हैं, लीडिया को ढूंढने की कोशिश में। क्या करेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं। उनका दुख तो इतना ज़्यादा है कि वो कोई भी सही फैसला नहीं ले पा रहे, और कर्नल को तो कल शाम तक वापस ब्रिक्टन जाना है। ऐसे टाइम में मामा की समझदारी और हेल्प ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होगी। मुझे पता है कि वो मेरी हालत को पूरी तरह समझ पाएंगे, और मैं उनकी अच्छाई पर भरोसा कर रही हूँ। एलिजाबेथ लगभग उछलते हुए अपनी सीट से खड़ी हो गई जब उसने चिट्ठी पढ़ना खत्म किया और अपने अंकल को ढूंढने लगी। वो एक पल भी जाया नहीं करना चाहती थी। सब कुछ छोड़कर उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक नौकर ने उसे खोला और सामने मिस्टर डार्सी खड़े थे। एलिजाबेथ का पीला चेहरा और उसकी हड़बड़ाई हुई बॉडी लैंग्वेज देखकर डार्सी चौंक गया, और जब तक वो खुद को संभाल पाता, एलिजाबेथ, जिसके दिमाग में सिर्फ लीडिया की सिचुएशन चल रही थी, जल्दी से बोल पड़ी। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मुझे अभी मिस्टर गार्डनर को ढूंढना है, बहुत जरूरी बात है। एक पल की भी देरी नहीं कर सकती। लेकिन बात क्या है? डार्सी चौंक कर बोला, और उसकी आवाज में फीलिंग्स थी, न कि सिर्फ शिष्टाचार। फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, देखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन मिस्टर और मिसेस गार्डनर के पीछे मुझे नौकर को भेजने दीजिए प्लीज। मुझे आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। आप बैठिए। एलिजाबेथ कुछ सेकंड रुकी, लेकिन उसके घुटने में इतनी कमजोरी थी कि वो खुद से चल भी नहीं सकती थी। उसने नौकर को वापस बुलाया और हड़बड़ी में, एकदम सांसें फूली हुई सी आवाज में, जिससे उसके शब्द समझ पाना भी मुश्किल हो, कहा कि तुरंत जाकर अपने मालिक मालकिन को वापस लाए। जैसे ही नौकर गया, एलिजाबेथ वहां बैठ गई। खुद को संभालने की ताकत नहीं बची थी, और वो इतनी परेशान लग रही थी कि डार्सी वहां से जा ही नहीं पाया। वो उसकी तरफ देखता रहा और फिर बहुत सॉफ्ट टोन में और पूरी हमदर्दी के साथ बोला, मैं तुम्हारी मेड को बुला लाता हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ लेना चाहिए। कुछ पानी वगैरह कुछ ला दूं? तुम काफी बीमार लगती हो। जी नहीं, थैंक यू। एलिजाबेथ ने धीरे से जवाब दिया,
जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं। बस लॉन्गबॉर्न से अभी एक बहुत ही डरावनी न्यूज़ मिली है, उसी से थोड़ा डिस्ट्रेस में हूं। ये कहते कहते वो रो पड़ी और कुछ मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाई। डार्सी, जो खुद अंदर से बहुत बेचैन था, बस कुछ कुछ हल्का फुल्का सा बोल पाया और चुपचाप उसकी हालत देखता रहा। आखिरकार एलिजाबेथ फिर से बोल पड़ी। मुझे अभी जेन का लेटर मिला है, बहुत बुरी न्यूज़ है। अब ये बात किसी से छुपाई नहीं जा सकती। मेरी सबसे छोटी बहन सब कुछ छोड़कर भाग गई है। उसे अपनी लाइफ मिस्टर विक्रम के हवाले कर दी है। दोनों ब्रिक्टन से भाग गए हैं। तुम्हें तो विक्रम के बारे में सब कुछ पता है ना, इसलिए बाकी की बात बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो समझ ही सकते हो। उसके पास न पैसा है न कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। उसे कोई रीज़न ही नहीं था ये सब करने का। क्या बोलूं, मेरी बहन तो हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। डार्सी वहीं ठिठक गया, पूरी तरह से हैरान। जब मैं सोचती हूं, एलिजाबेथ ने और भी कांपती हुई आवाज में कहा, कि मैं ये सब रोक सकती थी। मैं, जिसे पता था कि वो इंसान असल में कैसा है। काश मैंने अपने परिवार से सब कुछ, या कम से कम कुछ हिस्सा ही बता दिया होता। अगर उसका असली कैरेक्टर सबको पता होता तो ये सब कभी नहीं होता। अब तो बहुत देर हो चुकी। मुझे वाकई बहुत दुख है, डार्सी बोला। ये तो सच में शॉकिंग है, लेकिन क्या ये पूरी तरह कंफर्म है? ओह हाँ, वो दोनों ब्रिक्टन से संडे रात को ही निकले थे और उन्हें लंदन तक ट्रेस किया गया है, लेकिन उसके आगे का कोई सुराग नहीं मिला। इतना तो पक्का है कि वो स्कॉटलैंड नहीं गए। तो फिर अब तक क्या किया गया है इस मामले में? उन्हें वापस लाने की कोई कोशिश? कुछ? पापा लंदन जा चुके हैं और जेन ने अंकल को तुरंत मदद के लिए लिखा है। उम्मीद है कि हम लोग भी आधे घंटे में निकल जाएंगे, लेकिन सच कहूँ तो कुछ हो नहीं सकता। मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। भला ऐसे इंसान को कैसे मनाया जाएगा? और फिर उन्हें ढूंढना भी जैसे नामुमकिन है। मेरे पास जरा से भी उम्मीद नहीं बची। हर तरफ से ये सचमुच डरावना है। डार्सी ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे सब कुछ मान लिया हो। मुझे उसकी असली सच्चाई पता चली थी, तभी सबको बता देना चाहिए था, लेकिन तब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं ज्यादा कुछ करने से डर गई थी। बहुत बड़ी बेवकूफ थी मैं, बहुत बड़ी गलती थी मेरी। डार्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, बस कमरे में आगे पीछे टहल रहा था। माथे पर चिंता की लकीरें, चेहरा एकदम सीरियस। एलिजाबेथ ने जल्दी ही यह नोटिस किया और सब कुछ समझ भी गई। उसका आत्मबल टूटने लगा था। ऐसा प्रूफ, अपने परिवार की इतनी बड़ी बदनामी, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने डूब रहा था। उसे न कोई इल्जाम देना था, न कोई सवाल करना था, लेकिन डार्सी के खुद पर कंट्रोल रखने की जो कोशिश थी, वो भी किसी तसल्ली जैसी नहीं लगी। बल्कि उसने अब पहली बार पूरे दिल से महसूस किया कि वो उससे प्यार कर सकती थी। अब जबकि ये प्यार किसी काम का नहीं था। लेकिन खुद की फीलिंग्स को सोचने का वक्त ही नहीं था। लीडिया, जो पूरे परिवार को शर्म और तकलीफ में डाल रही थी, उसकी टेंशन ने एलिजाबेथ की सारी पर्सनल परेशानी निगल ली। उसने चेहरा अपने रुमाल से ढक लिया और सब कुछ जैसे भूल गई। कुछ मिनटों बाद जब डार्सी की आवाज ने उसे वापस होश में लाया, तब वो बोली। उसके टोन में पूरी हमदर्दी थी, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल भी। मुझे लगता है कि शायद आप बहुत देर से चाह रही हैं कि मैं चला जाऊं, और फिर मेरे पास रुकने का कोई सही बहाना भी नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे आपका दुख सच में बहुत अफसोसजनक लगा। काश मैं कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, जिससे आपको थोड़ी तसल्ली मिलती। लेकिन मैं आपको बेमतलब की उम्मीद नहीं देना चाहता। ऐसा न लगे कि मैं आपका थैंक्स मांग रहा हूं। इस पूरे हादसे की वजह से मुझे डर है कि मेरी बहन मिस डार्सी आज आपसे मिलने का जो प्लान कर रही थी, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। एलिजाबेथ बोली। आप प्लीज मिस डार्सी से माफी मांग लेना हमारी तरफ से।
कह देना कि हमें कुछ अर्जेंट काम की वजह से तुरंत घर लौटना पड़ रहा है। असल सिचुएशन को जितनी देर तक हो सके प्लीज़ छुपा के रखना। मैं जानती हूँ ये ज़्यादा देर तो नहीं चल पाएगा। डार्सी ने उसे तुरंत भरोसा दिलाया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। उसने फिर से एलिजाबेथ की तकलीफ के लिए अफसोस जताया और उसे उम्मीद से बेहतर अंजाम की शुभकामनाएं दी। एलिजाबेथ के रिश्तेदारों के लिए अपना अभिवादन कहकर और एक सीरियस विदाई भरी नजर डालकर वो वहां से चला गया। जैसे ही डार्सी कमरे से निकला, एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि अब शायद वो कभी एक दूसरे से वैसे नहीं मिल पाएंगे जैसे डर्बीशायर में मिले थे, उस स्नेह और अपनेपन के साथ। और जब उसने पीछे मुड़कर अपनी और डार्सी की अब तक की पूरी जान पहचान के सफर को याद किया, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी, इतना उलझा हुआ, तो उसने एक गहरी सांस ली और उन उलझी हुई फीलिंग्स पर अफसोस किया जो अब चाहती थी कि ये रिश्ता बना रहे और जो पहले इसे खत्म होते देखकर खुश होती थी। अगर शुक्रगुजारी और सम्मान जैसे जज्बात मोहब्बत की सही बुनियाद माने जाएं, तो एलिजाबेथ के मन में आए बदलाव को न गलत कहा जा सकता है और न ही अजीब। लेकिन अगर इस तरह का लगाव उस एक झलक वाली मोहब्बत के सामने फिजूल समझा जाए, जहां दो लोगों की मुश्किल से बात भी हुई हो, तो फिर एलिजाबेथ का बचाव बस इतना है कि उसने पहले वाला तरीका विक्रम के साथ आजमा लिया था और उसके बुरे अंजाम ने शायद उसे इस कम ड्रामेटिक लेकिन सच्चे जुड़ाव की तरफ खींच लिया। जैसा भी हो, जब डार्सी वहां से गया, एलिजाबेथ को वाकई अफसोस हुआ और लीडिया के स्कैंडल की जो शुरुआत उसने देखी, उसने उसके दिल को और भी बेचैन कर दिया। जेन की दूसरी चिट्ठी पढ़ने के बाद से ही उसे विक्रम की शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था कि जेन के अलावा कोई और इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। पहले तो उसे पूरा शौक लगा था। उसे समझ ही नहीं आया था कि विक्रम जैसी सोच वाला लड़का किसी ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जिससे उसे एक पैसा भी न मिले। और फिर यह भी समझ नहीं आया था कि आखिर लीडिया में ऐसा क्या था जो उसे पसंद आ गया। लेकिन अब सब कुछ बेहद नेचुरल लग रहा था। इस तरह के दिखावटी लगाव के लिए शायद लीडिया में काफी आकर्षण था। और भले ही एलिजाबेथ नहीं मानती थी कि लीडिया ने जानबूझकर शादी के बिना भागने का प्लान किया होगा, पर यह बात मानने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी कि न उसकी समझदारी और न ही उसके अपने उसूल उसे किसी झांसे में आने से रोक पाए। जब रेजिमेंट हर्टफोर्डशायर में थी, तब तक एलिजाबेथ ने कभी नहीं देखा था कि लीडिया को विक्रम के लिए कोई खास लगाव था। लेकिन अब वो समझ रही थी कि लीडिया को किसी भी लड़के से जुड़ने के लिए बस थोड़ा सा उकसावा चाहिए था। कभी कोई एक अफसर उसका पसंदीदा होता तो कभी कोई और। जिसकी तवज्जो उसे मिलती वही उसे अच्छा लगने लगता। उसके जज्बात हमेशा किसी न किसी की तरफ खींचते रहते थे, लेकिन कभी खाली नहीं रहते। ऐसे लड़के को नज़रअंदाज करना और ज़रूरत से ज़्यादा छूट देना, अब ये बात एलिजाबेथ को बहुत कचोट रही थी। उसे बस अब घर लौटना था, सब कुछ जानने, समझने और जेन के साथ खड़े रहने के लिए। अब पूरी जिम्मेदारी उसी पर आने वाली थी। एक ऐसा घर जहां पिता मौजूद नहीं, माँ बेबस है और हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता है। और भले ही उसे लग रहा था कि शायद लीडिया के लिए अब कुछ किया नहीं जा सकता, फिर भी उसके मामा की मदद बेहद जरूरी लग रही थी। और जब तक वो कमरे में नहीं आए, एलिजाबेथ की बेचैनी किसी भी सुकून को आने नहीं दे रही थी। मिस्टर और मिसेस गार्डिनर डर के मारे जल्दी लौट आए, क्योंकि नौकर ने बताया था कि एलिजाबेथ अचानक बीमार हो गई है। लेकिन एलिजाबेथ ने जल्दी ही उन्हें यकीन दिलाया कि वो ठीक है, और फिर दोनों चिट्ठियां जोर से पढ़कर उन्हें सब बताया। आखिरी वाली चिट्ठी के आखिर हिस्से को पढ़ते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। भले ही लीडिया कभी भी गार्डिनर्स की पसंद नहीं रही हो, मिस्टर और मिसेस गार्डिनर इस खबर से अंदर तक हिल गए। बात सिर्फ लीडिया की नहीं थी, ये तो पूरे परिवार का मसला बन चुका था। पहले थोड़ी देर के लिए चौंकने और घबराने के बाद मिस्टर गार्डिनर ने पूरा साथ देने का वादा किया। एलिजाबेथ को इसकी उम्मीद थी, फिर भी उसने रोते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। अब सब लोग एक ही सोच में थे, तो सफर की सारी तैयारियां झटपट हो गई। लेकिन पेम्बरले का क्या? मिसेस गार्डिनर ने पूछा। जॉन ने बताया कि मिस्टर डार्सी यहां थे जब तुमने हमें बुलाया। क्या यह सच है? जी हाँ, और मैंने उन्हें बता दिया कि हम अपनी मुलाकात पूरी नहीं कर पाएंगे। मैंने सब क्लियर कर दिया है। क्या सब क्लियर कर दिया? मिसेस गार्डिनर दौड़ते हुए अपने कमरे में तैयार होने चली गई। क्या दोनों के बीच अब इतनी क्लोजनेस हो गई है क्या? काश मुझे पता होता कि असल में क्या हुआ।
लेकिन ऐसी बातें सिर्फ मन बहलाने के लिए थी। उस अफरा तफरी में सोचने का भी वक्त नहीं था। अगर एलिजाबेथ को थोड़ा भी आराम मिलता तो वो यकीन मान लेती कि इतनी दुखी हालत में कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन उसे भी बाकी लोगों की तरह कई काम करने थे, जिनमें सबसे जरूरी था लैम्पटन के दोस्तों को कुछ बहाना बताकर चिट्ठियां लिखना। 1 घंटे में सब कुछ निपट गया और मिस्टर गार्डिनर ने होटल का बिल चुका दिया। अब बस निकलना बाकी था। एलिजाबेथ सुबह की तमाम तकलीफों के बाद खुद को कुछ ही देर बाद बग्घी में बैठा हुआ पाया और लॉन्गबॉर्न के रास्ते पर पाया, जितनी जल्दी शायद उसने सोचा भी नहीं था। मैंने इस बारे में दोबारा सोचा है एलिजाबेथ, उसके अंकल ने कहा जब वो शहर से निकल रहे थे। और अब जब मैंने इसे सीरियसली सोचा तो मुझे भी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का जो थोड़ा भी सोचता हो किसी ऐसी लड़की के खिलाफ ऐसी प्लानिंग करेगा जो ना तो अकेली है और ना ही बेसहारा, और जो असल में उसके कर्नल की फैमिली में भी रह रही थी। मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं तो अभी भी पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ। क्या उसे लगा था कि उसके फ्रेंड्स कुछ नहीं करेंगे? क्या उसे लगा था कि रेजिमेंट में उसे फिर से अपनाया जाएगा, वो भी कॉलोनल फॉस्टर्स की ऐसी इंसल्ट करने के बाद? उसका लालच उसके रिस्क के हिसाब से बहुत छोटा है। क्या आपको भी सच में ऐसा लगता है? एलिजाबेथ ने उम्मीद भरी आंखों से मिसेस गार्डिनर से पूछा। सच कहूं, मिसेस गार्डिनर बोली, तो मैं भी अब तुम्हारे अंकल से एग्री करने लगी हूं। ये सब इतना बड़ा डिस्ग्रेस है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना नीचे गिर सकता है। भाई मैं तो विक्रम को इतना बुरा तो नहीं मान सकती। और तुम खुद लीजिए, क्या तुम सच में मानती हो कि वो इतना गिरा हो सकता है? शायद अपनी खुद की भलाई को छोड़कर बाकी हर चीज को इग्नोर करने में वो पूरी तरह कैपेबल है, अगर वाकई ऐसा ही है तो। लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर सकती। अगर वो सच में शादी करना चाहता तो फिर स्कॉटलैंड क्यों नहीं गए? देखो, सबसे पहले तो मिस्टर गार्डिनर बोले, हमें कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि वो स्कॉटलैंड नहीं गए। अरे लेकिन जब उन्होंने गाड़ी से उतरकर हैकनी कोच ली तो साफ लग रहा था कि वो छुपने चाहते हैं। और फिर ऊपर से बार्नेट रोड पर उनका कोई पता नहीं चला। तो फिर मान लो कि वो लंदन में ही है। वो हो सकता है कि वहाँ सिर्फ छुपने के लिए हो, न कि किसी और बुरी नीयत से। शायद उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होंगे और उन्हें लगा हो कि लंदन में शादी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। लेकिन इतनी सीक्रेसी क्यों? क्यों डर रहे हैं पकड़े जाने से? क्यों शादी छुप कर करनी है? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है मामा। जेन ने जो बताया उससे साफ है कि उसका सबसे क्लोज फ्रेंड भी नहीं मानता कि विक्रम उससे शादी करेगा। विक्रम कभी किसी बिना पैसों वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। उसके पास इतना बजट ही नहीं है। और फिर लीडिया में ऐसा क्या है? बस जवानी, तंदुरुस्ती और थोड़ा सा हंसमुख नेचर कि वो सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ दे सिर्फ उसके लिए। जहाँ तक रेजिमेंट की बदनामी का डर है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे केस का कोई असर नहीं जानती। लेकिन तुम्हारा दूसरा पॉइंट भी शायद ठीक से टिके ना। लीडिया के कोई भाई नहीं है जो आगे हैं, और उसके पिता की आदतों से, उनकी सुस्ती से और उनके उस फैमिली मैटर से, उनकी ऑलमोस्ट जीरो अटेंशन से विक्रम को यही यकीन होगा कि वो कुछ नहीं करेंगे। तो क्या तुम मानती हो कि लीडिया इतनी पागल है कि शादी के बिना उसके साथ रहने को तैयार हो जाएगी? ये तो सोच कर ही डर लगता है। एलिजाबेथ ने नम आंखों से कहा कि कोई बहन इतनी बेसिक चीज, डिसेंसी और संस्कार को इग्नोर करते। लेकिन सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। शायद मैं उसके साथ ज्यादती कर रही हूं। लेकिन वो बहुत छोटी है। कभी भी उसे सीरियस चीजें सोचने को नहीं कहा गया। और पिछले आधे साल नहीं, 1 साल से उसका पूरा टाइम बस मस्ती और शौक में निकल गया है। उसे कभी भी टाइम की वैल्यू या सही गलत को समझने की ट्रेनिंग नहीं मिली। जब से वो शहर रेजिमेंट आई ना, तब से उसके दिमाग में बस रोमांस, फ्लर्ट और आर्मी अफसर घूमते रहते हैं। उसने खुद भी अपने आप को इन बातों में इतना उलझा लिया कि उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई। और फिर हम सब जानते हैं कि विक्रम में वो हर अट्रैक्शन है जो किसी भी लड़की को फंसा सकता है। लेकिन जेन को तो देखो, उसकी मामी ने कहा वो विक्रम को इतना बुरा नहीं मानती कि वो ऐसा कर सकता है। अरे मामी, जेन तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, चाहे उसका पास्ट कैसा भी हो। जब तक प्रूफ ना हो, जेन किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचती। लेकिन वो जानती है, जैसे मैं जानती हूँ, कि विक्रम कैसा इंसान है।
हम दोनों को पता है कि वो हर तरीके से करप्ट है, उसमें ना ईमानदारी है ना ऑनेस्टी। वो जितना चार्मिंग दिखता है ना, उतना ही झूठा और मक्कार और धोखेबाज है। और तुम ये सब वाकई जानती हो? मिसेस गार्डिनर ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, जानती हूँ, एलिजाबेथ ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैंने आपको उस दिन मिस्टर डार्सी के साथ उसके बिहेवियर के बारे में बताया था ना, और जब आप लॉन्गबर्न आई थी तो आपने भी सुना होगा कि उसने कैसे उस इंसान के बारे में बकवास की जिसने उस पर इतनी नरमी और दरियादिली दिखाई थी। हालांकि और भी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती या फिर बताने लायक नहीं है, लेकिन उसने पूरी पेम्बरली फैमिली के सामने जो झूठ बोले हैं वो सारे अंतहीन हैं। उसने मिस डार्सी के बारे में ऐसा बोला कि वो एक घमंडी, रिजर्व और बदतमीज लड़की मिलने के लिए तैयार थी, जबकि वो खुद जानता था कि असलियत में वो कितनी स्वीट और सिंपल है। आपने भी तो देखा। लेकिन क्या लीडिया को इसका कुछ नहीं पता? क्या उसे ये सब कुछ नहीं मालूम? अरे हाँ, और नहीं तो क्या, उसे कहाँ से मालूम होगा? यही तो सबसे बुरी बात है मामी। जब तक मैं कैंट नहीं गई थी और मिस्टर डार्सी और उनके चचेरे भाई कॉलोनल से नहीं मिली, मुझे भी सच नहीं पता था। और जब मैं वापस आई तब शायद रेजिमेंट 1-2 हफ्ते में मैं रिटर्न छोड़ने ही वाली थी। ऐसे में मैंने ये सब सिर्फ जेन को बताया और हम दोनों को लगा कि इन्हें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आस पड़ोस में विक्रम की जो इमेज बनी थी उसे तब गिराने का कोई मतलब नहीं था, और हमें लगा कि वो सुधर जाएगा। क्या पता वो सुधरने की कोशिश कर रहा हो। और जब वे फाइनल हुआ कि लीडिया मिसेस फॉस्टर के साथ जाएगी, तब भी हमें यह आइडिया नहीं था कि उसे सच बताना चाहिए। हमें कभी लगा ही नहीं कि वो किसी रिस्क में है, और जो आज हुआ वो तो कभी सोचा ही नहीं था। लीडिया और विक्रम, ये दोनों तो दूर दूर तक नहीं सोचे जा सकते थे। अच्छा लिज्जी, जब वो ब्रिगटन चले गए थे तब तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन दोनों के बीच कोई अटैचमेंट है? मिस्टर गार्डिनर ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो कभी ऐसा कुछ साइन नहीं दिखा कि उन दोनों के बीच कोई अफेक्शन या सीरियस फीलिंग हो। और अगर कुछ ऐसा होता भी तो तुम जानते हो, हमारी फैमिली कोई ऐसी नहीं है जहाँ ऐसे इमोशंस वेस्ट किए जाएं। जब वो पहली बार रेजिमेंट में आया था तब लीडिया को काफ़ी अच्छा लगा था, पर फिर वैसा ही हाल सबका ही था। मैरिटन की हर लड़की 2 महीने तक उसके लिए पागल थी, लेकिन विक्रम ने कभी भी लीडिया को कोई खास अटेंशन नहीं दी। इसलिए थोड़े टाइम बाद जब उसका वो दीवाना सा क्रश खत्म हुआ तो रेजिमेंट के दूसरे लोग जो उससे थोड़ा बेहतर बिहेव करते थे फिर से उसके फेवरेट बन गए। अब ये बात मानना कोई मुश्किल नहीं था कि जितनी बार भी इस टॉपिक पर बातें हो चुकी थी, फिर से उसे दोहराने से शायद कोई नई जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इस सफ़र के दौरान कोई और टॉपिक ऐसा नहीं था जो उनका ध्यान इससे हटा पाता। एलिजाबेथ के मन से तो ये ख्याल एक पल के लिए भी नहीं गया। अंदर तक चुभती हुई सेल्फ गिल्ट की वजह से वो एक पल के लिए भी चैन या भुलाव की फीलिंग नहीं ला पाई। वो जितनी जल्दी हो सकता था उतनी स्पीड में सफ़र करते रहे और एक रात रास्ते में रुककर अगले दिन दोपहर तक लॉन्गबर्न पहुंच गए। एलिजाबेथ को यह सोचकर थोड़ा सुकून मिला कि जेन को ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ा। गार्डिनर फैमिली के छोटे बच्चे जो गाड़ी देखकर खुश हो गए थे, घर के सामने सीढ़ियों पर खड़े थे जब उन्होंने पैडॉक में एंट्री ली। और जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, बच्चों के चेहरे पर जो एक्साइटमेंट और चंचलता दिखी, वो उछलते कूदते क्रीड़ा करते हुए वो उनका पहला प्यारा सा स्वागत था। एलिजाबेथ तुरंत गाड़ी से उतरी और जल्दी जल्दी सब बच्चों को चूमकर सीधा अंदर की ओर भागी। तभी जेन ऊपर से दौड़ती हुई आई अपनी माँ के कमरे से, और दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिली, आंखों में आंसुओं के साथ। एलिजाबेथ ने एक पल भी गवाए बिना पूछा, कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं, अभी तक नहीं, जेन ने जवाब दिया। लेकिन अब जब मामा आ गए हैं तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, पापा शहर में हैं? हाँ, वो मंगलवार को गए थे, मैंने तुम्हें लिखा भी था। उनका कुछ खत वगैरह? नहीं, बस एक बार बुधवार को उन्होंने थोड़ी सी लाइनें लिखी थी, ये बताने के लिए कि वो सही सलामत पहुंच गए हैं, और मुझे उनका पता भी भेज दिया जो मैंने खास तौर पर उनसे मांगा था ताकि आगे भी चिट्ठी लिख सकूं। उन्होंने बस यही कहा कि जब तक कुछ इम्पोर्टेंट बताने लायक ना हो वो दोबारा नहीं लिखेंगे। और माँ कैसी है? सब लोग कैसे हैं? माँ थोड़ी थोड़ी ठीक है शायद, लेकिन उनका मूड बहुत डाउन है। वो ऊपर है और तुम्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। वो अभी भी अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ पा रही हैं। मैरी और किट्टी शुक्र है कि एकदम ठीक है। और तुम
तुम कैसी हो? एलिजाबेथ ने फिक्र से कहा। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पीला हो गया है। कितना कुछ सहा होगा तुमने ना। जेन ने लेकिन उसे भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी गार्डिनर दंपत्ति भी बच्चों से निपट कर आ गए थे और दोनों बहनों की बातचीत वहीं रुक गई। जेन दौड़कर अपने मामा मामी से मिली और उन्हें हंसी और आंसू के बीच दिल से थैंक यू कहा। जब सब ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए तो एलिजाबेथ के पूछे गए सवाल बाकियों ने भी दोहराए और जल्द ही सबको पता चल गया कि जेन के पास कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पॉजिटिव नेचर की वजह से उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसे अब भी लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा और कोई ना कोई लेटर या तो लीडिया से या पापा से जल्द ही आएगा जिसमें सारी बात क्लियर होगी और शायद शादी की न्यूज़ भी। इसके बाद सब मिसेस बेनेट के कमरे में गए। उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनसे उम्मीद किया जा सकता था। आंसू, पछतावा, विक्रम की हरकतों पर गुस्सा और खुद की हालत पर ढेरों सारी शिकायतें। उन्होंने सबको दोष दिया सिवाय उस इंसान के जिसकी ओवर पैम्परिंग ने लीडिया को इतना बिगाड़ा, जो कि वो खुद थी। बहन, अगर मैं अपनी बात मनवा लेती ना, उन्होंने कहा, कि पूरी फैमिली के साथ ब्रिक्टन जाऊं तो ये सब नहीं होता, लेकिन बेचारी लीडिया के साथ कोई गया ही नहीं। भला वो अपना ध्यान अकेले कैसे देते, और सच ने उसे अपने नज़र से हटने ही क्यों दिया। ज़रूर कोई बड़ी नेग्लिजेंस हुई है उसकी तरफ से, वरना लीडिया ऐसा कुछ भी नहीं करती। बहन, अगर उस पर थोड़ी भी नज़र होती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे तो हमेशा से लगता था कि वो लोग उसके लिए सही नहीं है। पता नहीं क्यों मैंने भेजा, लेकिन हमेशा की तरह मेरी बात फिर से टाल दी गई। बेचारी बच्ची। और अब मिस्टर बेनेट चले गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो विक्रम से लड़ पड़ेंगे जहाँ भी मिलेंगे और फिर वो मारे जाएंगे। हे भगवान, उसके बाद हम सबका क्या होगा? कॉलिंस लोग हमें घर से निकाल देंगे जब तक उनकी बॉडी भी ठंडी नहीं होगी। और अगर आप हम पर दया नहीं करेंगे भाई साहब, तो मुझे नहीं पता कि हम सब कहाँ जाएंगे। सभी ने ऐसे डरावने ख्यालों का विरोध किया और मिस्टर गार्डिनर ने उन्हें पूरे परिवार के लिए अपना प्यार जताते हुए कहा कि वो अगली सुबह ही लंदन रवाना होंगे और मिस्टर बेनेट की मदद करेंगे ताकि लीडिया को ढूंढा जा सके। ऐसा है, बेवजह घबराओ मत, उन्होंने कहा। हालत चाहे जैसी भी हो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब वो ब्रिक्टन से निकले थे। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में कोई खबर मिल जाए। जब तक हमें पक्का ना हो जाए कि वे शादी नहीं कर रहे हैं या शादी का कोई इरादा नहीं है, तब तक हार मानने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैं शहर पहुंचूंगा तो जीजा से मिलूंगा, उन्हें साथ लेकर ग्रेस चर्च स्ट्रीट चलूंगा। हम दोनों मिलकर अगला कदम तय करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ओह मेरे प्यारे भाई, मिसेस बेनेट बोली, यही तो मैं सबसे ज़्यादा चाहती थी। और हाँ, जैसे ही तुम शहर पहुंचो ना, उन्हें ढूंढो, चाहे वो जहाँ भी हो। और अगर अब तक शादी नहीं हुई हो तो उन्हें शादी के लिए मजबूर करो। शादी के कपड़ों का इंतजार मत करना, बस लीडिया को कह देना कि शादी के बाद वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, मिस्टर बेनेट को लड़ाई करने से रोकना। उन्हें बताना कि मेरी हालत कितनी ख़राब है। मैं तो जैसे होश खो बैठी हूँ। पूरा शरीर काँप रहा है, सीने में दर्द है, सिर फट रहा है, दिल की धड़कनें तेज हैं। मुझे दिन रात चैन नहीं है। और मेरी प्यारी लीडिया से कहना कि कपड़ों का ऑर्डर देने से पहले एक बार मुझसे बात करे। अब भला उसे कैसे पता कि कौन सी दुकानों से लेना सही रहेगा। ओ भाई, तुम कितने अच्छे हो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। मिस्टर गार्डिनर ने फिर से भरोसा दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने मिसेस बेनेट को थोड़ा संयम रखने की सलाह भी दी, उम्मीदों में भी और डर में भी। फिर जब तक खाना नहीं लग गया, उन्होंने उसी तरह की बात की और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी सारी फीलिंग्स नौकरानी पर निकाल सके, जो बेटियों की गैर मौजूदगी में उनकी देखभाल कर रही थी। मिस्टर गार्डिनर और उनकी पत्नी को पता था कि मिसेस बेनेट को अपने जज्बात पर काबू नहीं है और वो खाना परोसते वक्त नौकरों के सामने कुछ भी बोल सकती हैं। इसलिए उन्होंने बहस करने की जगह उसे अलग ही रहने दिया ताकि कम से कम एक भरोसेमंद नौकर ही उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टेंशन का गवाह बने। डाइनिंग रूम में थोड़ी देर बाद मैरी और किट्टी भी आ गई, जो अब तक अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थी, एक किताबों में और दूसरी शीशे के सामने। दोनों का चेहरा कोई ज्यादा बदला हुआ नहीं था, बस किट्टी की आवाज में थोड़ी चिड़चिड़ाहट जरूर आ गई थी। शायद अपनी फेवरेट बहन को खो देने का गम या फिर उस पूरी घटना में खुद को दोषी महसूस करना।
कुछ भी हो सकता है। मैरी ने, जो खुद को हमेशा बहुत समझदार मानती थी, एलिजाबेथ के पास आकर गंभीर आवाज में धीरे से कहा, यह बहुत अफसोसजनक मामला है और हर तरफ इसकी चर्चा जरूर होगी, लेकिन छोड़ो उन सब बातों को। हमें एक दूसरे के साथ एकदम डट कर खड़े रहना है, एक दूसरे को बिल्कुल संभाल कर रखना है। एलिजाबेथ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि कुछ कह नहीं पाई। मैरी ने अपनी सीख जारी रखी, हालांकि लीडिया के लिए चाहे जितनी भी दुखद हो ये घटना, लेकिन हम सब के लिए सबक है कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है। एक गलत कदम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसकी रेपुटेशन कांच जैसी नाजुक होती है, जितनी खूबसूरत उतनी ही टूटने वाली। इसलिए उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खासकर उन लड़कों के सामने जो भरोसे के लायक नहीं है। एलिजाबेथ कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वो बहुत भारी मन से सब सुन रही थी, और मैरी अपनी नैतिक ज्ञान से खुद को ही तसल्ली देती रही। दोपहर बाद एलिजाबेथ और जेन को थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका मिला। एलिजाबेथ ने तुरंत ही कई सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिनके जवाब जेन देने को उतनी ही उतावली थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ उस पूरी घटना पर दुख जताया। एलिजाबेथ को यकीन था कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जबकि जेन को अभी भी उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। एलिजाबेथ ने फिर कहा, जेन, अब मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ जो अब तक मैं नहीं जान पाई हूं। कर्नल फॉस्टर ने क्या कहा? क्या किसी को पहले से कुछ शक नहीं हुआ था? उन्हें तो हमेशा साथ में देखा जाता था ना? जेन ने जवाब दिया, कर्नल फॉस्टर्स ने माना कि उन्हें कभी शक नहीं हुआ था कि लीडिया की तरफ से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे उन्हें डर लगे। मुझे उन पर बहुत तरस आता है। उन्होंने बहुत संवेदनशील और मददगार बर्ताव किया था। वो तो हमें मिलने ही आ रहे थे अपनी चिंता जताने। जब उन्हें पता चला कि शायद वे लोग स्कॉटलैंड नहीं गए हैं और इसी डर की वजह से उन्होंने जल्दी रवाना होने का फैसला किया। एलिजाबेथ ने पूछा, और डैनी को क्या यह यकीन था कि विक्रम शादी नहीं करेगा? क्या उसे उनके भागने की प्लानिंग पता थी? क्या कर्नल फॉस्टर ने डैनी से खुद बात की थी? जेन ने कहा, हाँ, बात तो की थी, लेकिन जब कर्नल ने उससे पूछा तो डैनी ने साफ मना कर दिया कि उसे कोई जानकारी नहीं है, और उसने अपना असली मत भी नहीं बताया। उसने फिर से बात नहीं दोहराई कि उन्होंने शादी नहीं करनी है। और सच बताऊं तो इसी से मुझे थोड़ी उम्मीद भी लगती है कि शायद पहले उसे गलत समझ गया हो। एलिजाबेथ ने आखिरी में पूछा, अच्छा, जब तक कर्नल फॉस्टर खुद नहीं आए, क्या तुम सबको यही यकीन था कि उनकी शादी हो चुकी है? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी आता? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ी चिंता थी कि मेरी बहन की शादी उससे कितनी खुशहाल होगी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका बर्ताव हमेशा ठीक नहीं रहा है। मम्मी पापा को तो इसका कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस यही सोचते थे कि रिश्ता कितना बेवकूफ़ी भरा है। फिर किट्टी ने भी बड़े स्वाभाविक शान के साथ बताया कि लीडिया के आखिरी खत में उसने पहले ही इशारा कर दिया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। उसे पहले से पता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कई हफ्तों से। इस पर एलिजाबेथ बोली, लेकिन ब्रिटेन जाने से पहले तो नहीं पता था ना, है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता, जेन बोली। एलिजाबेथ बोली, तो क्या कर्नल फॉस्टर को विक्रम के बारे में कुछ शक हुआ था? क्या वो उसके असली कैरेक्टर को जानता था? मुझे लगता है कि उसने विक्रम के बारे में अब उतना अच्छा नहीं बोला जितना पहले बोलता था, जेन बोली। उसे लगता था कि वो पहले लापरवाह और खर्चीला है, और अब जब ये सब हो गया तो लोग कह रहे हैं कि उसने मैरिटन में बहुत कर्ज छोड़ दिया है, पर मैं दुआ करती हूँ कि ये झूठ हो। इस पर एलिजाबेथ बोली, ओ जेन, अगर हमने सब कुछ बता दिया होता उसके बारे में जो हम सबको पता था, तो शायद ये सब कभी नहीं होता। शायद बेहतर होता, जेन ने जवाब दिया। लेकिन फिर किसी की पुरानी गलतियों को बिना ये जाने कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है सबके सामने लाना, ये सही थोड़ी है। हमारी नीयत तो ठीक थी ना? अच्छा, कर्नल फॉस्टर्स ने लीडिया का अपनी वाइफ को लिया हुआ नोट दिखाया? हाँ, वो खुद लाए थे हमें दिखाने के लिए। फिर जेन ने वो चिट्ठी अपनी पॉकेट बुक से निकाली और एलिजाबेथ को दी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी हैरियट, हैरियट यानी कर्नल की बीवी, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ चली गई हूँ तो तुम जरूर हंसोगे, और मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही। सुबह जब सबको पता चलेगा तो उनकी हालत सोचकर भी मजा आ रहा है। मैं जा रही हूँ ग्रेटना ग्रीन,
और अगर तुम नहीं समझ पाई हो कि किसके साथ, तो तुम पक्की बेवकूफ हो। दुनिया में बस एक ही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मैं उसके बिना कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैं भाग रही हूँ। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना। अगर तुम लॉन्ग बन खबर नहीं भेजोगी तो और भी अच्छा होगा। सरप्राइज और जबरदस्त लगेगा जब मैं उन्हें चिट्ठी लिखूंगी और लीडिया विक्रम के नाम से साइन करूंगी। क्या जबरदस्त जोक होगा ना। मैं तो हंस हंस के लिख भी नहीं पा रही हूँ। फ्रेड से मेरी तरफ से माफी मांग लेना कि मैं उसके साथ आज रात डांस नहीं कर पाऊंगी। उसे कहना कि जब अगली बार मिले तो उसके साथ बहुत खुशी से डांस करूंगी। लॉन्गबॉर्न पहुंचकर मैं अपने कपड़े मंगवा लूंगी, पर सैली को बोल देना कि मेरा जो सफेद कढ़ाई वाला गाउन है ना, उसमें जो बड़ा फट गया है, उसे प्लीज सिल देगी। अच्छा, अलविदा। कॉर्नर फॉस्टर्स को मेरा प्यार देना। दुआ करना हमारा सफर अच्छा जाए। तुम्हारी प्यारी दोस्त लीडिया बेनेट। ओ बेवकूफ लीडिया, बेवकूफ। एलिजाबेथ बोल पड़ी जब उसने ये खत पढ़ा। क्या ऐसी चिट्ठी कोई ऐसे टाइम पर लिखता है? लेकिन कम से कम इससे तो ये तो साबित होता है कि वो अपनी जर्नी को लेकर सीरियस थी। बाद में भले ही विक्रम ने उसे बहकाया हो, पर यह सब उसकी तरफ से कोई गिरी हुई साजिश नहीं थी। बेचारे पापा, उन्हें जानकर भला कितना झटका लगा होगा। सच बताऊं लिज्जी, तो मैंने उन्हें इतने सदमे में पहले कभी नहीं देखा। 10 मिनट तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। मम्मी तो उसी वक्त बीमार पड़ गई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। अच्छा, घर में कोई ऐसा नौकर बचा था जिसे उस दिन के आखिरी तक ये सब पता न चल गया हो? एलिजाबेथ ने पूछा। पता नहीं, जेन बोली। उम्मीद करती हूँ कि कोई तो बचा होगा, लेकिन ऐसे टाइम पर अपने जज्बात छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी तो पूरी तरह हाइस्टेरिकल हो गई थी और मैंने पूरी कोशिश करी कि उनकी मदद करूं, लेकिन शायद उतनी नहीं कर पाई जितनी कर सकती थी। जो हो सकता था उसकी दहशत ने मेरे ही होश उड़ा दिए थे। तुम्हारा मम्मी का ख्याल रखना तुम्हारे लिए खुद भारी पड़ गया है। तुम ठीक नहीं लग रही हो। काश मैं तुम्हारे साथ होती उस समय। सारी टेंशन अकेले तुम पर आ गई थी ना। एलिजाबेथ बोली। नहीं, ऐसा नहीं रहा। मैरी और किट्टी भी बहुत मददगार रही हैं। वो भी पूरी तरह से साथ देने को तैयार थी, पर मुझे नहीं लगा कि ये ठीक होगा। किट्टी तो बहुत कमज़ोर है और मैरी इतनी पढ़ाई करती है कि उसकी नींद खराब करना मुझे ठीक नहीं लगा। आंट फिलिप्स ट्यूसडे को लॉन्गबर्न आई थी पापा के जाने के बाद, और थर्सडे तक रुकी रहीं। वो सबके लिए बहुत मददगार और सांत्वना देने वाली साबित हुई। और लेडी लुकास भी बहुत अच्छी निकली। वो वेडनेसडे सुबह पैदल चलकर हमारे घर आई सांत्वना देने, और कहा कि अगर उन्हें या उनकी बेटियों को किसी काम में लगाया जा सके तो बताइएगा ज़रूर। उन्हें घर ही रहना चाहिए था। एलिजाबेथ बोली। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, पर ऐसे समय में तो जितना कम पड़ोसी दिखें उतना बेहतर। मदद तो हो नहीं सकती और दिलासा बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें दूर से ही हमारे दुख पर जीत महसूस करने दो। इसके बाद एलिजाबेथ ने पूछा कि पापा ने शहर में कौन कौन से कदम उठाने का सोचा था लीडिया को ढूंढने के लिए। मुझे लगता है कि, जेन बोली, वो एप्सम जाना चाहते थे, वहीं जहां उन्होंने आखिरी बार घोड़े बदले थे, ताकि उन पोस्टिलियनों से कुछ जानकारी मिल सके। उनका मेन टारगेट था क्लेपहैम से जिस हैकनी कोच में वो लाए गए थे उसका नंबर पता करना। वो कोच लंदन से आया था और उन्हें उम्मीद थी कि एक जेंटलमैन और लेडी को एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में चढ़ते देख किसी की नज़र तो ज़रूर पड़ी होगी। इसीलिए वो क्लेपहैम में पूछताछ करने वाले थे। अगर उन्हें उस कोचमैन का पिछला डेस्टिनेशन मिल जाता तो वहाँ से कुछ क्लू मिलने की उम्मीद थी। मैं नहीं जानती कि उन्होंने और क्या प्लान किया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी, मुझे इतनी सी बात पता करने में बहुत मेहनत लगी। अगली सुबह सबको मिस्टर बेनेट का कोई खत आने की उम्मीद थी, लेकिन पोस्टमैन आया और एक भी चिट्ठी लेकर नहीं आया। वैसे तो वो आम दिनों में बहुत लापरवाह और देर से जवाब देने वाले इंसान माने जाते थे, पर इस हालत में सबको उम्मीद थी कि वो कुछ तो ज़रूर लिखेंगे। खैर, अब ये मान लेना पड़ा कि शायद उनके पास बताने के लिए कुछ अच्छा था ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा भी होता तब भी उनकी चुप्पी से बेहतर होता कि साफ साफ पता चल जाए। मिस्टर गार्डनर तो बस इसी चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे जाने से पहले। जब वो चले गए तो कम से कम ये तसल्ली थी कि अब कुछ न कुछ खबर तो मिलती रहेगी।
जाते जाते उन्होंने वादा भी किया कि मिस्टर बेनेट को मनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही हो सके लॉन्गबर्न वापस लौट आए। मिसेस बेनेट को इस बात से बड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके पति किसी ड्यूल में मर्डर न हो जाए। वहीं मिसेस गार्डिनर और उनके बच्चे कुछ दिन वहीं रुकने वाले थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मौजूदगी उनकी भतीजियों के लिए मददगार हो सकती है। उन्होंने मिसेस बेनेट की देखभाल में हाथ बटाया और जब सब थोड़ा फ्री होते तब भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनती। उनकी दूसरी आंटी भी अक्सर मिलने आती थी और हमेशा ये कहती कि वो सबको चीयर अप करने आई हैं। हालांकि वो हर बार बिखम की किसी नई गंदी हरकत की कहानी सुना कर जाती, जो कि सबको और दुखी कर जाता। पूरा मेरिटन अब उस आदमी की बुराई करने में लगा हुआ था, जिसे सिर्फ 3 महीने पहले सब ऑलमोस्ट एक फरिश्ता मानते थे। अब कहा जा रहा था कि उस पर हर दुकानदार का कर्ज है और हर दुकान वाले की फैमिली में उसने छेड़छाड़ टाइप के काम किए हैं। हर कोई कहने लगा कि वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, और सबको अब ये याद आने लगा कि उन्हें तो उसकी अच्छाई कभी पसंद ही नहीं आई थी। एलिजाबेथ को इस सब का आधा भी सच नहीं लग रहा था, लेकिन जितना भी सही था उससे तो उसकी बहन की तबाही अब और पक्की होने लगी। जेन, जो इस सब में और भी कम यकीन करती थी, अब ऑलमोस्ट होपलेस हो गई, क्योंकि अगर वो सच में स्कॉटलैंड गए होते तो अब तक उनका कुछ पता चल ही गया होता। मिस्टर गार्डिनर रविवार को लॉन्गबर्न से निकले थे। मंगलवार को उनकी बीवी को उनका खत मिला। उसमें लिखा था कि लंदन पहुंचते ही वो अपने भाई से मिल चुके हैं और उन्हें ग्रेस्चर्च स्ट्रीट ले आए हैं। मिस्टर बेनेट उनके पहुंचने से पहले एप्सम और क्लैपहैम जा चुके थे, पर कोई काम की इन्फो नहीं मिली। अब वो प्लान बना रहे थे कि लंदन के बड़े बड़े होटल में पता करें। शायद उन्होंने शुरुआत में वहीं कुछ दिन गुजारे हों। मिस्टर गार्डनर को तो इस प्लान से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मिस्टर बेनेट का मूड यही था। उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टर बेनेट का फिलहाल लंदन छोड़ने का कोई मूड नहीं था और उन्होंने जल्दी ही फिर से लिखने का वादा किया। पीएस में यह भी लिखा था, मैंने कॉलोनल फॉस्टर्स को लिखा है कि वो रेजिमेंट के लिए किसी लड़के से पता करें कि विक्रम के कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाले हैं क्या, जिनसे अब ये पता चल सके कि वो आखिर कहाँ छिपा हुआ है। अगर कोई ऐसा लीड मिल जाए तो फिर बहुत काम आ सकता है। फिलहाल तो हमारे पास कोई क्लू नहीं है। मुझे यकीन है कि कॉलोनल फॉस्टर इस बारे में पूरी कोशिश करेंगे। वैसे शायद लिज्जी इस बारे में हम सबसे ज़्यादा जानती हो। एलिजाबेथ समझ गई कि उसकी जजमेंट पर इतना भरोसा क्यों दिखाया गया है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सॉलिड इन्फो नहीं था जो इस तारीफ के लायक हो। उसे सिर्फ इतना पता था कि विक्रम के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। हाँ, उसके कुछ पुराने आर्मी वाले दोस्त से कुछ पता चल सकता था, हालांकि उसकी उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी ये उम्मीद ही अब एकमात्र सहारा बन गई थी। अब लॉन्गबॉर्न में हर दिन बस बेचैनी से भरा होता, लेकिन हर दिन की सबसे बेचैन करने वाली घड़ी होती थी पोस्ट के आने की। हर सुबह सबकी नज़र बस चिट्ठियों पर टिकी रहती, क्योंकि जो भी खबर अच्छी या बुरी आती वो तो बस खत से ही आ सकती थी। लेकिन मिस्टर गार्डिनर की अगली चिट्ठी आने से पहले उनके पापा के नाम किसी और का लेटर आया, मिस्टर कॉलिंस का। क्योंकि जेन को सभी खत खोलने का हुक्म मिला था तो उसने पढ़ा, और एलिजाबेथ, जिसे पता था कि कॉलिंस के खत कितने अजीब होते हैं, उसने भी झांक कर देखा। खत कुछ यूं था, मेरे प्यारे सर, हमारे रिश्ते और मेरी सामाजिक स्थिति के नाते मैं खुद को मजबूर समझता हूं कि मैं इस भयानक दुख पर आपको दिल से सांत्वना दूं, जिसकी जानकारी हमें कल ही एक चिट्ठी से मिली। भरोसा रखिए कि मिसेस कॉलिंस और मैं आपके इस दर्द में पूरी तरह आपके साथ हैं। ये दुख इतना गहरा है क्योंकि इसका कारण ऐसा है जिसे वक्त भी मिटा नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी फीलिंग्स को कुछ राहत दे सकूं, लेकिन सच कहूं तो आपकी बेटी की मौत भी इस हाल से बेहतर होती। और अफसोस की बात यह है कि मेरी प्यारी शार्लोट के मुताबिक ये बेहुदा हरकत आपकी बेटी को मिली बहुत ज़्यादा छूट की वजह से हुई है। हालांकि आपके और मिसेस बेनेट के लिए दिलासा यही है कि शायद आपकी बेटी की नेचर ऐसी ही है, वरना इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा पाप कोई कैसे कर सकती थी। खैर, जो भी हो, मैं समझता हूँ कि आप बहुत अफसोस के काबिल हैं, और मेरी सोच में सिर्फ मिसेस कॉलिंस ही नहीं बल्कि लेडी कैथरीन और उनकी बेटी भी शामिल है। मैंने उन्हें सब बता दिया है। वो भी मानती हैं कि एक बेटी की ये गलती बाकी बेटियों के रिश्ते को बर्बाद कर देगी, क्योंकि जैसा कि लेडी कैथरीन ने खुद फरमाया, ऐसे परिवार से भला कौन रिश्ता जोड़ेगा। इस बात से मुझे उस नवंबर की एक घटना पर बहुत राहत मिलती है, क्योंकि अगर उस वक्त बात कुछ और होती तो आज मैं भी आपके इस दुख और शर्मिंदगी में फंसा होता।
तो मेरी सलाह है कि आप खुद को इस दुख से जितना हो सके संभालें, उस नालायक बेटी से सारा नाता तोड़ दें और उसे उसके अपने पापों का फल भुगतने दें। आपका शुभचिंतक मिस्टर कॉलिंस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मिस्टर गार्डिनर ने फिर से तब तक कुछ नहीं लिखा जब तक उन्हें कॉलोनर फॉस्टर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, और जब जवाब आया तब भी उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। उससे यही पता चला कि विक्रम का ऐसा कोई भी रिश्तेदार नहीं है जिससे उसकी कोई खबर या कनेक्शन बचा हो, और पक्का था कि उसका कोई भी करीबी रिश्तेदार अब जिंदा नहीं है। पहले उसके जानने वाले काफ़ी थे, लेकिन जब से वो मलेशिया में गया तब से किसी से खास दोस्ती नहीं रही। मतलब ऐसा कोई नहीं था जिससे उसके बारे में कुछ भी पता चल सके। और फिर ऊपर से उसके पैसों की हालत इतनी ख़राब थी कि उसे छुप कर रहने के लिए एक और बड़ा रीज़न मिल गया था। सिर्फ लीडिया के रिश्तेदारों से डरना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे भारी अमाउंट के गैम्बलिंग डेब्ट्स यानी जुए के कर्ज थे। अभी अभी ये बात सामने आई थी कि ब्रिक्टन में उसने जो खर्च किए थे उन्हें चुकाने के लिए 1000 पाउंड से ज़्यादा चाहिए होंगे। उसने शहर में भी काफ़ी उधार लिया था, लेकिन उसके डेब्ट्स ऑफ ऑनर यानी जुए वाले कर्ज और भी भारी थे। मिस्टर गार्डिनर ने लॉन्गबर्न के घर वालों से बात छुपाई नहीं। जेन ये सुनकर शॉक्ड रह गई। एक गैंगस्टर, वो चौंकी। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मिस्टर गार्डिनर ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि उनका मानना है कि मिस्टर बेनेट अब शनिवार को घर वापस आ जाएगा। सारी कोशिशों की नाकामी से हताश होकर उन्होंने अपने बहनोई की बात मान ली थी कि अब वो वापस लॉन्गबर्न लौट जाएं और बाकी सारा काम गार्डिनर को खुद संभालने दें। जब मिसेस बेनेट को यह बताया गया तो वो इतनी खुश नहीं दिखी जितनी उम्मीद की गई थी, जबकि कुछ दिन पहले तक वो उनके जिंदा लौटने की दुआ कर रही थी। क्या वो वापस आ रहे हैं और लीडिया के बिना? उन्होंने चिल्लाकर कहा। क्या वो लंदन छोड़ देंगे बिना उन्हें ढूंढे? अरे फिर विक्रम से लड़ाई कौन करेगा? शादी के लिए मजबूर कौन करेगा उसे? वहीं मिसेस गार्डिनर भी अब घर लौटने का मन बना चुकी थी, इसलिए तय हुआ कि वो और उनके बच्चे लंदन लौट जाएंगे उसी समय जब मिस्टर बेनेट लॉन्गबर्न लौटेंगे। कोच उन्हें पहले पड़ाव तक छोड़कर मिस्टर बेनेट को वापस लेकर आएगा। मिसेस गार्डिनर एलिजाबेथ और उसके डर्बीशायर वाले दोस्त को लेकर जो कंफ्यूजन लेकर लौटी थी वो अब भी थी। एलिजाबेथ ने डार्सी का नाम तब तक खुद से नहीं लिया था। मिसेस गार्डिनर ने सोचा था कि शायद उसके वापस आने के बाद डार्सी की तरफ से कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एलिजाबेथ को पेम्बरले से लौटने के बाद अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई थी, और फिर घर की मौजूदा टेंशन ऐसी थी कि एलिजाबेथ के लो मूड को लेकर किसी को और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एलिजाबेथ को खुद अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अगर डार्सी से जुड़ी फीलिंग्स न होती तो शायद वो लीडिया की शर्मिंदगी को थोड़ा बेहतर झेल पाती। उसे लगता कि तब शायद हर दूसरी रात स्लीपलेस न गुजरती। मिस्टर बेनेट जब लौटे तो हमेशा की तरह शांत और फिलोसॉफिकल लगे। उन्होंने कुछ भी खास नहीं कहा और अपनी यात्रा या वजह का कोई जिक्र नहीं किया। उनकी बेटियों को हिम्मत करने में थोड़ा वक्त लगा कि इस बारे में कोई बातचीत शुरू करे। शाम को चाय के वक्त एलिजाबेथ ने धीरे से टॉपिक उठाया और कहा, आपने जो सहा उसके लिए हमें बहुत दुख है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं बेटा, इस बारे में कुछ मत कहो। तकलीफ तो भला मुझे ही उठानी है ना, ये सब मेरी ही गलती है। और फिर मुझे तो एहसान मानना चाहिए कि कम से कम मुझे ही कुछ करने को मिला। एलिजाबेथ ने कहा, पापा आप खुद पर इतनी सख्ती मत करिए। मिस्टर बेनेट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो लिज्जी, इंसान को कभी कभी अपनी गलती का पूरी तरह सामना करना ही चाहिए। डरने की जरूरत नहीं, ये गिल्टी फीलिंग्स भी जल्दी ही चली जाएंगी। एलिजाबेथ ने पूछा, अच्छा पापा, क्या आपको लगता है कि वो लोग लंदन में ही हैं? हाँ बेटा, और भला कहाँ छुप सकते हैं इतनी आसानी से, किटी ने जोड़ा। और लीडिया तो हमेशा से लंदन ही जाना चाहती थी। मिस्टर बेनेट ने सख्ती से कहा, तो अब तो वो खुश होगी ना, और फिर लगता है कि अब उसे कुछ टाइम वहीं रहना पड़ेगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने फिर कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है कि तुमने मई में जो सलाह दी थी वो एकदम सही निकली। ये तुम्हारी समझदारी दिखाती है। तभी जेन आई अपनी मां के लिए चाय लेने। मिस्टर बेनेट मजाक में बोले,
भाई क्या सीन है, कितना रॉयल बनाता है भला ये दुख को। भला किसी दिन मैं भी ऐसा करूंगा, अपनी लाइब्रेरी में नाइट कैप और गाउन पहनकर बैठूंगा और सबको तंग करूंगा। ये शायद तब तक रुक जाऊं जब तक किट्टी भी भाग न जाए। किट्टी ने रुआंसेपन से कहा, मैं तो भागने नहीं वाली पापा। अगर कभी ब्रिक्टन चली भी गई तो लीडिया से बेहतर बिहेव करूंगी। मिस्टर बेनेट बोले, ब्रिक्टन? मैं तुम्हें इस बोरने तक नहीं जाने दूंगा। अब मैंने सबक सीख लिया है। अब कोई अफसर इस घर में कदम नहीं रखेगा, और तो और गांव से भी न गुजरे। डांस बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा जब तक तुम अपनी बहन के साथ पार्टनर नहीं बनती, और घर से बाहर तब तक कदम नहीं निकाल सकती जब तक हर दिन में कम से कम 10 मिनट समझदारी से बिताने का सबूत नहीं देती। किट्टी, जो इन सब बातों को बहुत सीरियस ले रही थी, रोने लगी। मिस्टर बेनेट ने कहा, अरे अरे इतनी दुखी मत हो। अगर अगले 10 साल तक तुम एकदम अच्छी लड़की बनकर रहोगी तो मैं तुम्हें किसी रिव्यू यानी सेना की परेड पर ले चलूंगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।